होगा। और वो प्रेशर ग्रुप आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनकी ताकत जब तक निर्माण नहीं होती, कौन सी ताकत, वो ताकत जो ताकत में बैठे हुए लोग हैं उसके इक्वलेंट पावर आपके पास हो या फिर उनसे ऊपर एक ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई भी किसी सड़क पर कोई भी रेस में भाग ले रहे हैं और आपसे आगे वाला अगर 90 की स्पीड से चल रहा है तो कम से कम उसको क्रॉस करने के लिए 91 की स्पीड चाहिए, 91 की स्पीड चाहिए। अभी जो ये काम हम चाहते हैं होना चाहिए, हमारा मकसद केवल जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि जॉब हमारा सिक्योर हो, केवल इतना मकसद नहीं है। जॉब सिक्योर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा चाहिए। अभी मेरे साथी अनिल जी बता रहे थे कि हमने एक MOU साइन किया और जो 60 साल तक हमारे जो हैं वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, जो हमारे आउटसोर्सिंग वर्कर है, वो 60 साल तक जो है, चाहे किसी की भी ठेकेदारी बैठा रहे, कोई भी ठेकेदार रहे, कोई भी लोग रहे, कोई भी कंपनी रहे, उनको 60 साल तक नहीं रखेगा, उनको ही रखेगा लगा। लेकिन उसके रखने का फायदा तब है जब उनकी आर्थिक सुरक्षा हो। अगर 15,000 रुपये पर 60 साल तक अगर हमने सिक्योरिटी दे दी तो क्या मतलब उसका 15,000 रुपये रखने या कुछ MOU का मतलब क्या हो रहा है? यस, मतलब जो भी और प्रोविजंस हो सकते हैं तो फिर वो उनको बिल्कुल जो है नियमितीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये सब चीज़ें मिल सकती हैं तो फिर हम जो है, अभी मैं इसलिए बता रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए कि हमारा मकसद प्राइवेटाइजेशन को या आउटसोर्सिंग को उसको सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा संगठन, हमारा आंदोलन इसके बिल्कुल विरोध में है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये रहे। दूसरा एक चीज़ और है साथियों, कि बड़ा जरा माइन्यूटली सा डिफरेंस है। क्या आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी क्या ये एक ही है क्या? थोड़ा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। आउटसोर्स जो एम्प्लॉय होता है, क्योंकि कई बार हमारे साथी सोचते हैं कि आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी एक ही बात है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर एक ही बात है। एक नहीं है। आउटसोर्स किसी कंपनी के लिए जो है काम का अनुबंध होता है, काम का दोनों में काम होता है, लेकिन काम का अनुबंध होता है आउटसोर्सिंग के लिए। वो स्पेसिफिक काम होते हैं, जैसे IT सेक्टर वगैरह है, या मतलब जो स्पेसिफिक काम होते हैं किसी कंपनी के लिए, उसको आउटसोर्स किया जाता है। और उसमें कोई कंपनी भाग ले सकती है या फिर जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उस विशेषज्ञ होते हैं, जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये आउटसोर्सिंग होता है। और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में काम जो है एक समय सीमा के लिए अनुबंधित होता है, समय के अंतर्गत, मतलब जो ठेकेदार को वो पूरा करना होता है और उसके अपने जो मैन पावर है, उसका जो संसाधन है वो इस्तेमाल करता है और उस लिमिट समय में जो काम पूरा करना पड़ता है। वो एक हमारे बीच में एक ठेकेदार होता है, जो ठेकेदार के द्वारा हमारी जो मैन फोर्स मिलती है उस काम को कंप्लीट करना पड़ता है कम टाइम के लिए। कोई भी काम होता है, जैसे कि सफाई है या सुरक्षा है, कोई भी, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, ये बहुत छोटा डिफरेंस है कि आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी। लेकिन इसका जो मेन जो डिस्क्राइब करने का जो मकसद था, क्योंकि आजकल हम इनको 5-6 बिंदुओं में समझ सकते हैं। आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी की जो बढ़ती प्रवृत्ति है आजकल, चूंकि मैं आंदोलन में काम कर रहा हूं तो इसके पीछे का जो मकसद है, ये प्रवृत्ति आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी की क्यों बढ़ रही है? चूंकि आप देखेंगे कि जब पेट भरता है ना तो फिर दिमाग चलता है। कोई भी व्यक्ति होगा, जब पेट भरता है तो दिमाग चलता है। चूंकि दिमाग चलने पर अगर मूल निवासी बहुजन समाज को सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा मूल निवासी बहुजन समाज को नुकसान होगा, ये निश्चित। चूंकि आप देख रहे हैं कि एक भारत की सरकार जो उसका मुखिया होता है वो क्या कहता है कि सरकार कोई व्यापार करने के लिए नहीं होती, वो पब्लिक स्टेटमेंट देता है। और भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि इट इज ए वेलफेयर डॉक्यूमेंट, कल्याणकारी दस्तावेज। भारत, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत जो है कल्याणकारी राज्य है। कल्याण क्या, जो भारत देश की जो बाउंड्री है, क्या उसका कल्याण होगा क्या? कल्याण किसका होता है?
किसी भी देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक उसका कल्याण होना है, और कल्याण अगर व्यक्तियों का होना है तो भारत की सरकार का जो मुखिया है वो कहता है कि भारत सरकार जो है व्यापार नहीं करती, जबकि कल्याणकारी राज्य की को स्थापित करने के लिए पूर्व शर्त है कि भारत सरकार इस देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए तीनों चीज मुहैया कराए, रोजगार, स्वास्थ्य, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको मुहैया कराए। तो आप देखेंगे कि जो लोग बैठे हुए लोग हैं, आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और हम जो है तो इन मुद्दों को लेकर के हम इस विषय को हम केवल 5 बिंदुओं पर मोटा मोटा समझ सकते हैं कि सेवा शर्तों की जो असमानता का जो प्रभाव बेसिकली होता क्या है, क्यों होगा। जो पहला बिंदु है, कम वेतन होता है, नौकरी की अस्थिरता होती है, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, और काम के घंटों का बोझ होता है। आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली जो साथी हमारे डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं कि कई बार 12-12, 14-14, 16-16 घंटों तक का रिकॉर्ड आया है, देखने में आया कि वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं उनको 16-16 घंटे तक काम करना पड़ रहा है सरकारी डिपार्टमेंटों में। अधिनियम का जो उद्देश्य, इससे फायदा क्या होने वाला है, जो आपको डिमांड जो हम रख रहे हैं कि सेवा शर्तों में समानता और सुरक्षा होगी, न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा होगी, काम की सुरक्षा होगी, सेवानिवृत्ति लाभ जैसे साथी बता रहे थे, और छुट्टी और अवकाश की सुविधा होगी। दूसरा, उसका अधिनियम का प्रभाव क्या होगा। चौथा जो बिंदु है, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, समानता और न्याय मिलेगा, मानसिक और सामाजिक कल्याण होगा। चौथा बिंदु है अधिनियम का क्रियान्वयन। अगर ये अधिनियम बन जाता है तो रोजगार के अवसर कितने खुलने वाले हैं। श्रम नक्सली की नियुक्ति होगी, यानी कि जो लेबर इंस्पेक्टर होंगे वो उनकी नियुक्ति होनी है। शिकायत निवारण तंत्र खड़ा होगा, कानूनी प्रावधान होंगे, अगर कोई इसको लागू करने में कोई भी जो अथॉरिटी है अगर इसको लागू नहीं करेगी तो वो पनिशेबल होगा। और ये सारे कानूनी प्रावधान होने के साथ साथ ये जो है इसमें सामाजिक सुरक्षा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं। और सामाजिक और आर्थिक विकास में जो योगदान है, इस अधिनियम का प्रभाव देश के सामाजिक और आर्थिक विकास पर होगा। कर्मचारियों को मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाएं उनकी उत्पादकता बढ़ाएगी, जिसमें उद्योग और सरकारी क्षेत्र में प्रगति होगी। कर्मचारी अपने परिवारों के इस बेहतर जीवन प्रदान कर सकेंगे, जिससे समाज में गरीबी और असमानता दूर होगी। सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित होगा, जिससे संपन्न सम्मानजनक जीवन प्राप्त होगा। इससे देश में श्रमिकों के प्रति अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की स्थापना होगी। साथियों, जो ये 5 बिंदु पर हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की, वो जो लोग हैं ये इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देने के पीछे का जो मकसद है, जो मैंने कहा ना कि जब पेट भरता है तो दिमाग चलता है। तो चूंकि मूल निवासी बहुजन समाज का जो व्यक्ति कोई भी होगा, अगर वो पॉलिसी मेकिंग में जाएगा तो उनको वहाँ चैलेंज मिलेगा। वो अपने किसी भी चैलेंज को दूर करने के कारण वो उनकी जो योजनाएं हैं कि वो मूल निवासी बहुजन समाज को वो वंचित रखना चाहते हैं, परेशान रखना चाहते हैं, दुखी रखना चाहते हैं। इन सबके पीछे की जो उनका जो मकसद है, उनकी जो योजनाएं हैं, अगर वो अमल में आएंगी तो वो तभी वो सर्वाइव करेंगे, वो जीतते हैं। तो चूँकि लगातार अभी टाइम खाने का हो रहा है तो मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि अध्यक्ष जी का शायद 15 देर से भाषण भी होगा। तो साथियों, इन 4-5 बिंदुओं को समझाते हुए मैं अपनी बात से यहीं पर रजा लेता हूँ। थैंक यू। जय भीम, जय मुर्मू।